हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कॉम्पिटिटर्स क्लब में आपका फिर से स्वागत है। छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के तहत आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि एवं उससे संबद्ध सेवाओं के बारे में। पिछले वीडियो में हमने छत्तीसगढ़ राज्य की मिट्टियों या फिर मृदा के बारे में देखा। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख लीजिए। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मृदाओं के प्रकार के हिसाब से ही फसलें उगाई जाती हैं। तो यदि आपको मृदाओं के प्रकार एवं उनके वितरण का पता हो तो आप उनके हिसाब से कौन कौन सी फसलें कहाँ कहाँ उगाई जाएंगी इसकी संभावना या फिर इसका अनुमान आप लगा सकते हैं। छत्तीसगढ़ में कृषि एवं उससे संबद्ध सेवाओं का अध्ययन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज भी छत्तीसगढ़ की 80% जनसंख्या इन्हीं पर निर्भर करती है। यानी छत्तीसगढ़ की 80% जनसंख्या आज भी कृषि एवं उससे जुड़ी सेवाओं पर निर्भर है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ का जीडीपी यदि हम देखें तो उसमें 17.64% जो योगदान है वो है कृषि एवं उससे संबद्ध सेवाओं का। ये लगभग 5वां हिस्सा से थोड़ा सा ही कम है, परंतु फिर भी ये योगदान काफ़ी अधिक है। तो छत्तीसगढ़ में कृषि के बारे में अध्ययन करने से पहले हम कुछ चीज़ों का बारे में जान लेंगे। जैसे छत्तीसगढ़ के भूभाग को, छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों को कृषि जलवायु के 3 भागों में बांटा गया है। जैसा हम जानते हैं छत्तीसगढ़ में पठार, पाट एवं मैदान तीनों ही इलाके पाए जाते हैं। इसके आधार पर 3 जलवायु क्षेत्र, 3 कृषि जलवायु क्षेत्र जो बनते हैं वो हैं, पहला उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र, जिसमें उत्तर छत्तीसगढ़ के जो पाट प्रदेश हैं जिसमें कोरिया, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, जसपुर आदि जिले आते हैं, वो आ जाते हैं। उसके बाद है छत्तीसगढ़ का मैदान, छत्तीसगढ़ का ज़्यादातर भूभाग इसी क्षेत्र में आता है। और उसके बाद बस्तर का पठार जिसमें बस्तर संभाग और उसके जिले आते हैं। तो ये 3 जलवायु क्षेत्र परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। पहला उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र, दूसरा छत्तीसगढ़ का मैदान और तीसरा बस्तर का पठार। इसके अलावा किसानों के पास जोत का जो आकार होता है, यानी कृषि लायक जो भूमि उपलब्ध होती है, उसके आधार पर उन्हें मोटा मोटी रूप से 3 श्रेणियों में बांटा जाता है: सीमांत कृषक, लघु कृषक एवं वृहत कृषक। सीमांत कृषक ऐसे कृषक होते हैं जिनके पास कृषि की भूमि जो है या जोत का आकार जो है वो 2.5 एकड़ से कम होता है। इसी को हम 1 हेक्टेयर से कम भी बोल सकते हैं। सामान्यतः ये जो परिभाषाएं ली जाती हैं वो हेक्टेयर में ली जाती हैं। तो हम जानते हैं 1 हेक्टेयर जो होता है 2.42 के आसपास होता है, तो उसे हम 2.5 मान लेते हैं। तो 2.5 एकड़ से कम जोत का आकार जिसके पास है वो होते हैं सीमांत कृषक। 2.5 एकड़ से अधिक लेकिन 5 एकड़ से कम जिनके पास कृषि भूमि है उन्हें हम कहते हैं लघु कृषक। और इससे ज़्यादा भूमि जिनके पास होती है उन्हें हम कहते हैं वृहत कृषक। फसलें किस मौसम में उगाई एवं काटी जाती हैं, इसके आधार पर भी फसलों के 3 प्रकार होते हैं। पहला खरीफ फसल, ऐसे फसल जो मानसून या सामान्यतः बरसात के मौसम में बोए जाते हैं, यानी मध्य जून के आसपास जो बोए जाते हैं और जो तैयार हो जाते हैं अक्टूबर नवंबर के आसपास, ये फसल कहलाते हैं खरीफ फसल। छत्तीसगढ़ में उगाए जाने वाले प्रमुख खरीफ फसलों में हैं धान, मक्का, मूंगफली, अरहर, मूंग, उड़द और सोयाबीन। इनकी कटाई जैसे ही पूर्ण होती है कुछ समय पश्चात जो है रबी की फसलों का सीजन चालू हो जाता है। तो जो फसलें नवंबर दिसंबर के आसपास बोई जाती हैं और तैयार होती हैं मार्च अप्रैल में, वे कहलाती हैं रबी की फसलें। गेहूं, चना, सरसों, ये जो है छत्तीसगढ़ में ली जाने वाली प्रमुख रबी की फसलें हैं। इन 2 मुख्य फसलों के बीच में या इनके पहले बहुत छोटे समय के लिए जो फसल ली जाती है वो फसलें कहलाती हैं जायद की फसलें। ये सामान्यतः फरवरी मार्च में उगाई जाती हैं।
तो कद्दू, तरबूज, खरबूज, खीरा, टमाटर, सूरजमुखी आदि जो हैं जायद की फसलें हैं। इसके अलावा फसल किस प्रकार के हैं, उनकी प्रकृति किस प्रकार की है, उसके आधार पर भी सामान्यतः छत्तीसगढ़ में 3 प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। पहला है अन्न, तो मक्का, धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि जो हैं अन्न की फसलें हैं। इसमें कुछ छोटे अन्न होते हैं और कुछ जो हैं मोटे अन्न होते हैं, जैसे कि मक्का, ज्वार, बाजरा आदि जो हैं, कोदो, कुटकी, ये जो है मोटे अनाज हैं। दलहन, जो दाल की प्रकृति में आते हैं, वे कहलाते हैं दलहन की फसल। चना, अरहर, मूंग, उड़द आदि जो हैं दलहन फसलें हैं। और तिलहन फसलें वे फसलें होती हैं जिनसे तेल निकाला जा सकता है या तेल निकाला जाता है, जैसे सरसों, तिल, मूंगफली, अलसी, सोयाबीन आदि। इन जानकारियों के पश्चात अब हम देख लेते हैं छत्तीसगढ़ में ली जाने वाली प्रमुख फसलें। सबसे पहला फसल है धान। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है क्योंकि यहाँ प्रमुख रूप से धान उगाया जाता है। तो वैसे तो छत्तीसगढ़ जो है लगभग कम या अधिक रूप से छत्तीसगढ़ के सारे भागों में उगाया जाता है, लेकिन इसका प्रमुख जो वितरण है वो है छत्तीसगढ़ का मैदान। बस्तर का पठार और सरगुजा बेसिन छोड़ दीजिए, उसके बाद जितने भी जिले बचते हैं छत्तीसगढ़ के मैदान के क्षेत्र में, उन सब में जो है धान की खेती ली जाती है। दूसरी फसल है गेहूं। गेहूं की पैदावार या गेहूं का उत्पादन होता है कांकेर, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव और रायगढ़ जिलों में। कोदो, कुटकी अगली फसल, और मक्का, इन दोनों को हम एक साथ देखते हैं क्योंकि ये दोनों जो हैं मोटे अनाज हैं। मृदा की क्लास जब हम देख रहे थे या मृदा के बारे में जब हम पढ़ रहे थे, तब वहाँ पर हमने पढ़ा था कि जो लाल बलुई मिट्टी होती है वो मोटे अनाज के लिए उपयुक्त होती है। और उसका वितरण हमने देखा था छत्तीसगढ़ के जो पाट प्रदेश और पठारी प्रदेश हैं, उन जिलों में इस मिट्टी का वितरण पाया जाता था। तो इनका उत्पादन भी उन्हीं जिलों में होगा। अब देख लीजिए पाट प्रदेश और पहाड़ी प्रदेशों में, माफ कीजिए, पाट और पठारी प्रदेशों में कौन कौन से जिले आते हैं। तो दंतेवाड़ा, बस्तर, ये जो हैं बस्तर के पठार के अंतर्गत हैं। फिर जसपुर, सरगुजा, कोरिया, ये जो है पाट प्रदेश के अंतर्गत। तो कोदो, कुटकी और मक्का का जो उत्पादन है इन जिलों में होता है। मक्का का उत्पादन इन जिलों के अलावा कोरबा और बिलासपुर जिलों में भी होता है। अगली फसल है कपास। कपास का उत्पादन होता है दंतेवाड़ा, बस्तर और सरगुजा में। ये भी पाट एवं पहाड़ी प्रदेशों में इसका उत्पादन हो रहा है। सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो कपास की खेती होनी चाहिए थी राजनांदगांव, कवर्धा, मुंगेली, बालोद आदि जिलों में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है और काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त होती है। लेकिन जिन जिलों की अभी हम बात कर रहे हैं, राजनांदगांव, कवर्धा, बालोद और मुंगेली, ये जिले काली मिट्टी पर सोयाबीन की फसल ले रहे हैं। तो जब हम सोयाबीन के बारे में देखेंगे तो अब हम देखेंगे कि राजनांदगांव, दुर्ग, बिलासपुर, कवर्धा, ये सब जिले जो हैं सोयाबीन की फसल ले रहे हैं। सनई, सन या फिर जूट, ये उगाए जाते हैं केवल रायगढ़ जिले में। स्मरणीय है कि रायगढ़ जिले में जूट का मिल है, तो इसका मिल भी वहीं पर है, यानी इसकी प्रोसेसिंग भी वहीं हो जाती है और इसका उत्पादन भी केवल रायगढ़ जिले में होता है। गन्ना, गन्ने की खेती होती है राजनांदगांव, कवर्धा, दुर्ग, रायपुर, बालोद और उसके बाद सरगुजा और रायगढ़ जिलों में। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रख सकते हैं कि गन्ने की 4 सहकारी कारखाने जो हैं छत्तीसगढ़ में हैं। तो जहाँ जहाँ पर ये कारखाने हैं उनके आसपास जो है
गन्ने की खेती भी होगी ताकि उनको गन्ने की आपूर्ति हो सके। इन सारी बातों को जब आप ध्यान में रखते हैं तो आपको चीज़ें लिंक करने में या गेस करने में आसानी हो जाती है। अगला है चना। चना छत्तीसगढ़ की प्रमुख दलहन फसल है, यानी दाल की प्रमुख फसल है चना। कहाँ उगाई जाती है? कवर्धा, मुंगेली, बिलासपुर, राजनांदगांव, रायपुर और दुर्ग जिलों में। तिलहन फसल की अगर हम बात करें तो मूंगफली छत्तीसगढ़ की प्रमुख तिलहन फसल है। कहाँ कहाँ उगाई जाती है? महासमुंद, रायगढ़, सरगुजा, बिलासपुर, जांजगीर चांपा और रायपुर जिलों में। फिर अरहर, अरहर जो है सरगुजा की प्रमुख फसल है। और सोयाबीन के बारे में जैसा हम देख चुके हैं, राजनांदगांव, दुर्ग, बिलासपुर और कवर्धा जिलों में। ये तो हमने देखे कि फसलों का वितरण कहाँ कहाँ किन किन जिलों में है। अब हम देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ जिले में छत्तीसगढ़ राज्य में फसलों का औसत उत्पादन कितना है और पिछले साल इनका कुल उत्पादन कितना हुआ है। सबसे पहली फसल है धान। ध्यान रखिए, कभी कभी इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि आपको वर्ष दिया गया होगा, सामान्यतः रिसेंट ईयर्स पूछते हैं। तो वर्ष 2018-19 या फिर 19-20 में दी हुई फसल का उत्पादन कितना था, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देते हैं। या फिर पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ में फला फला फसल का औसत उत्पादन कितना होता है। तो हम इस टेबल में देखेंगे छत्तीसगढ़ में फसलों का वार्षिक उत्पादन, लेटेस्ट डेटा और औसत उत्पादन। सबसे पहली फसल है धान। फसलें बहुत सारी हैं पर हम प्रमुख फसलों का ही देखेंगे। सबसे पहली फसल धान। 2018-19 में इसका उत्पादन हुआ था 9,762 हजार किलो। हजार किलो मतलब टन की बात हो रही है। तो जो वार्षिक उत्पादन हम देख रहे हैं टन में देख रहे हैं, और जो औसत उत्पादन हम लोग देख रहे हैं वो देख रहे हैं किलोग्राम में प्रति हेक्टेयर। तो धान का 2018-19 में उत्पादन हुआ था 9,762 टन, और 2019-20 में पी का मतलब है प्रोजेक्टेड है, ऐसा अनुमान है, क्योंकि जिस समय ये डेटा लिया गया है, जिस समय ये आंकड़े लिए गए हैं, उस समय तक 2019-20 के पूरे फसलों का जो है डेटा, पूरे उत्पादन का डेटा उपलब्ध नहीं था, इसलिए प्रोजेक्टेड था। तो 12,854 टन। औसत उत्पादन अगर हम देखें 2018-19 में ये प्रति हेक्टेयर था 1572 किलो, लगभग 2.5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, यानी 2.5 एकड़ में। बहुत अधिक नहीं है औसत उत्पादन, देश के, भारत के राष्ट्रीय औसत से ये काफ़ी कम है। वहीं 2019-20 में प्रोजेक्ट किया गया है कि 3,013 किलोग्राम होगा इसका औसत उत्पादन। चना की अगर हम बात करें तो 2018-19 में हुआ था 680 टन, और 2019-20 में 105 टन। औसत उत्पादन अगर हम देखें तो चने का जो है 2018-19 की अपेक्षा बहुत गिरावट देखी जा रही है इसमें। 2018-19 में जहां 1,044 किलो प्रति हेक्टेयर इसका उत्पादन था, 2019-20 में ये मात्र 252 किलो प्रति हेक्टेयर हो गया है। गेहूं की बात करें तो 2018-19 में इसका उत्पादन था 446 टन, वहीं 2019-20 में ये हो गया है 135 टन। इसमें भी काफ़ी गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि इसका औसत उत्पादन भी घट गया है। 2018-19 में जहां ये 1548 किलो प्रति हेक्टेयर था, 2019-20 में ये मात्र 1169 किलो प्रति हेक्टेयर हो गया है। गन्ने में भी हम देखें अगर तो वार्षिक उत्पादन जो है घटा है। 2018-19 में जहां ये 93 टन था, 2019-20 में ये 69 टन हो गया है। लेकिन इसका औसत उत्पादन बढ़ा है। 2018-19 में जहां ये 4,477 किलो प्रति हेक्टेयर था, 2019-20 में ये 5,371 किलो होने का अनुमान है। मक्के की बात करें तो 2018-19 में इसका उत्पादन था 303 टन, वहीं 19-20 में ये हो गया है 406 टन, यानी बढ़ोतरी हुई है। औसत उत्पादन में भी बढ़ोतरी हुई है।
2018-19 में जहां ये 2568 यानी 2568 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर था, 2019-20 में ये 3119 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होने का अनुमान है। सोयाबीन की अगर हम बात करें तो इसका उत्पादन भी बढ़ा है और इसका औसत उत्पादन भी बहुत बढ़ा है। 2018-19 में जहां ये 52 टन ही उत्पादित हुआ था, 2019-20 में ये 83 टन होने का अनुमान। औसत उत्पादन की अगर हम बात करें तो प्रति हेक्टेयर जहां 2018-19 में 640 किलोग्राम इसका उत्पादन था, 2019-20 में 1105 किलो होने का अनुमान है। ये हमने देखे मुख्य फसलों के उत्पादन और उनका औसत उत्पादन। 2019-20 के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में कुल कृषि क्षेत्र जो था वो था 57.34 लाख हेक्टेयर, परंतु जो शुद्ध बोया क्षेत्र है यानी जिस भूमि पर बुआई की गई थी वो थी 46.35 लाख हेक्टेयर। कभी कभी प्रश्न पूछता है कि कृषि क्षेत्रफल के हिसाब से या फिर शुद्ध बोया क्षेत्रफल के हिसाब से जिलों को क्रम से जमाइए। तो हम ऊपर के यानी प्रथम क्रम से 3 क्रम तक उन जिलों को देख लेते हैं कि कुल क्षेत्रफल के यानी कृषि क्षेत्रफल के हिसाब से पहले 3 जिले कौन से हैं और शुद्ध बोआ क्षेत्रफल के हिसाब से प्रथम 3 जिले कौन से हैं। तो अगर कुल क्षेत्रफल की बात करें तो पहले नंबर पर है राजनांदगांव जिला, दूसरे नंबर पर बेमेतरा और तीसरे नंबर पर महासमुंद जिला है। अगर शुद्ध बोया क्षेत्रफल की बात करें जितने पर बुआई हुई थी उसके हिसाब से भी प्रथम स्थान पर है राजनांदगांव जिला, दूसरे स्थान पर है महासमुंद जिला, तीसरे स्थान पर रायगढ़ जिला और चौथा स्थान गया है जांजगीर चांपा जिले को। दोनों ही कंडीशंस में यानी कुल कृषि क्षेत्रफल की बात करें या फिर शुद्ध बोया क्षेत्रफल की बात करें तो दोनों ही कंडीशंस में लास्ट नंबर पर आता है नारायणपुर जिला। स्वाभाविक है जब कुल क्षेत्रफल कम होगा तो बुआई का क्षेत्रफल भी कम ही होगा। प्रमुख फसलों, उनके वितरण, उनके उत्पादन के पश्चात हम देख लेते हैं छत्तीसगढ़ में सिंचाई की स्थिति। सिंचाई के बारे में जानने से पहले आपको छत्तीसगढ़ के जल संसाधनों के बारे में जानकारी होनी आवश्यक है। तो अगर अभी तक आपने जल संसाधन या फिर नदियों एवं नदी परियोजनाओं से संबंधित वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो उसे आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। सिंचाई की अगर हम बात करें तो 2020-21 में छत्तीसगढ़ के कुल जो कृषि क्षेत्रफल है 57.34 लाख हेक्टेयर, उसका 35.29% जो क्षेत्र है यानी मोटा मोटी कहें तो 35% क्षेत्र जो है वो सिंचित है, यानी उतने क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि सिंचाई के अनुसार सबसे अधिक सिंचित जिले कौन कौन से हैं, उनका क्रम कौन सा है। तो 2019-20 जून 2020 का ये डेटा है, उसके अनुसार सबसे अधिक सिंचित जिला है जांजगीर चांपा 82% सिंचित क्षेत्र के साथ, दूसरे नंबर पर है रायपुर जिला 76% सिंचित क्षेत्र और तीसरे नंबर पर है धमतरी जिला 74% सिंचित क्षेत्र। सबसे कम सिंचित क्षेत्र वाले जिले की हम बात करें तो वो है दंतेवाड़ा। डायरेक्ट क्वेश्चन कभी कभी ये पूछता है कि किन किन स्रोतों से सिंचाई का प्रतिशत कितना कितना है, तो देख लेते हैं। नहरों से यानी जल परियोजनाओं, बांध परियोजनाओं से जो नहरें निकाली जाती हैं उनसे सिंचाई का प्रतिशत है 56.94%, मोटा मोटी 57% कह सकते हैं। तालाबों से ये है 1.82%, कुओं से 1.04% और नलकूप यानी बोरवेल से 40.21%। ये डेटा याद रखेंगे। 56.94 याद नहीं रखना है तो 57 याद कर लीजिए।
डायरेक्ट क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है। तो नहरों से 56.94, नलकूप से 40.21, कुओं से 1.04 और तालाबों से 1.82% सिंचाई की जाती है। कृषि एवं उससे संबद्ध सेवाओं की जब हम बात करते हैं तो कृषि के अलावा हम बात करते हैं पशुपालन की, मत्स्य पालन की, कुक्कुट पालन की यानी पोल्ट्री की और बागवानी की। फल फूल वाले एवं साग भाजी वाले जो सब्जियों का उगाया जाना है वो बागवानी के अंतर्गत ही आ जाता है। तो इनसे संबंधित ज़्यादातर प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इसके पश्चात जो हम सरकारी योजनाएं देखेंगे उसमें कवर हो जाएगा। इनसे संबंधित आप सिर्फ ये डेटा याद रखिए कि राज्य की जीडीपी में जहां हम कहते हैं कि कृषि एवं संबद्ध सेवाओं का जो योगदान है वो 17.64% है, इसमें अकेले कृषि का जो योगदान है वो है 4.61%, पशुधन या फिर पशुपालन का है 1.93% और मत्स्य पालन का है 2.35%। इसके अलावा याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ के जल संसाधनों का लगभग 95% जो क्षेत्र है वो मत्स्य पालन हेतु विकसित हो चुका है। अब हम देख लेते हैं छत्तीसगढ़ राज्य की कृषि एवं उससे संबद्ध सेवाओं के क्षेत्र में चलाई जा रही कुछ प्रमुख योजनाएं। उसमें सबसे पहला नाम आता है जो छत्तीसगढ़ राज्य की बहुत महत्वपूर्ण एवं महत्वाकांक्षी परियोजना है, सुराजी ग्राम योजना, जिसे हम सामान्य रूप से जानते हैं नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी के नाम से। हो सकता है आपसे खाली स्थान भरने के लिए प्रश्न पूछे कि वो जो टैगलाइन है वो पूरी की पूरी क्या है। तो सुराजी ग्राम योजना की पूरी टैगलाइन है छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी, छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी, नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी, एला बचाना हे संगवारी। तो ये टैगलाइन है, याद रखिएगा, खाली स्थान भरने के लिए पूछ सकता है। इसमें संक्षेप में यदि हम देखें तो ये 4 चीज़ें, नरवा यानी कि जो नाले हैं उनको पुनर्जीवित करने के प्रयास चल रहे हैं कि नरवा या फिर नालों में पानी का जो प्रवाह है वो साल भर सतत रूप से बनाया जा सके, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं, उनके लिए संरचनाएं निर्मित की जा रही हैं। गरवा में पशुधन, पशुधन का संवर्धन संरक्षण कैसे किया जाए, उनको खुले में छोड़ देने पर क्या होता है कि फसलों को नष्ट होने का खतरा रहता है। तो उनके लिए कुछ ग्रामों का चयन करके गौठान विकसित किए जा रहे हैं जहां पर उनको रहने, आराम करने और चारे आदि की व्यवस्था की जाएगी, चारे पानी की। घुरवा में, घुरवा मतलब वो स्थान जहां पर पहले या अभी भी गांव के जो लोग होते हैं वो गोबर और जो घर के कचरे हैं उसको फेंकते हैं और वो साल भर में सड़कर जो है कंपोस्ट बन जाता है। तो इसका विकास किया जा रहा है। उसके गोबर और कचरों से जो है, जो जैविक कचरे हैं उनसे कंपोस्ट या फिर वर्मी कंपोस्ट खाद का निर्माण किया जा रहा है। और बाड़ी का मतलब है जिसमें फल सब्जियां उगाई जाती हैं, घर के पीछे का स्थान बाड़ी जहां पर फल सब्जियां उगाई जाती हैं। तो इन्हीं वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करके जैविक रूप से फल सब्जी का जो है अधिक उत्पादन लिया जा सके, ये है इसका कॉन्सेप्ट। इसमें आपको याद क्या रखना है कि नरवा के अंतर्गत प्रथम चरण में 550 नालों का चयन किया गया था, ये डेटा इंपॉर्टेंट है। गरवा या फिर गौठान के लिए 903 ग्रामों का चयन किया गया था। घुरवा के लिए वर्मी कंपोस्ट निर्माण के लिए 1916 गांवों का चयन किया गया था और बाड़ी के लिए 2012 ग्रामों का। ये डेटा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे फिर से। नरवा के लिए 550, गरवा के लिए 1903, गरवा से मतलब गौठानों के लिए, घुरवा के लिए 1916, गौठान घुरवा का मतलब फिर वर्मी कंपोस्ट के लिए,
और बाड़ी के लिए 2012 ग्रामों का चयन किया गया था। दूसरा है जैविक खेती मिशन। राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 2016 से ये योजना प्रारंभ की गई है। इसके अंतर्गत 5 जिलों का चयन शुरू में किया गया। ये जिले याद रखेंगे: गरियाबंद, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा एवं नारायणपुर। इनको पूर्व जैविक जिला घोषित किया गया है और बाकी जो जिले बच जाते हैं उनके एक एक विकास खंड को पूर्ण जैविक बनाने हेतु कार्यक्रम चलाया जा रहा है। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ये 5 जिले, इनका नाम याद रखिए। इसके अलावा इन जिलों से कुछ जैविक फसलों का उत्पादन किया जा रहा है, उनका नाम याद होना जरूरी है, तो वो हम देख लेते हैं। कुछ जो जैविक ब्रांड है उनका नाम जो है उन जिलों के साथ ही है, यानी आपको ये पहचानने में बिल्कुल आसानी हो जाएगी कि वो कौन से जिले से निर्मित हैं। ऐसे नामों को हम नहीं देख रहे हैं, हम ऐसे नामों को देख रहे हैं जिनके नाम से आपको जिले का आइडिया नहीं होता है। तो हो सकता है इनसे प्रश्न पूछे जाएं कि ये जो ब्रांड है वो कौन से जिले का है। जैसे चांगरो राइस, यह है बलरामपुर जिले का जैविक ब्रांड। बांसा झाल, ये सरगुजा का है। मैकल्स नेचर, ये कवर्धा का। आगर जैव उत्पाद, मुंगेली जिला से। आरुग जैविक, राजनांदगांव जिला से। रुद्र ऑर्गेनिक, धमतरी जिला से। पंचतत्व, कोंडागांव जिले से। और आदिम ब्रांड पंचतत्व, ये दंतेवाड़ा जिले का उत्पाद है। इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इन्हें याद रखिए। शाकंभरी योजना, ये योजना 2005-06 में शुरू किया गया था। इस योजना के अंतर्गत लघु एवं सीमांत कृषकों को कुआं प्लस पंप, यानी कुएं की खुदाई के लिए और उसमें पंप लगाने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जानी थी। प्रावधान क्या था कि 5 हॉर्स पावर तक के पंप की खरीदी पर 75% छूट थी, यानी आपको सिर्फ 25% मूल्य ही उसका देना था। ये जो 75% छूट थी वो 16,875 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए थी, यानी कि आपको वित्तीय सहायता या तो 16,875 रुपये दी जाएगी या फिर उससे कम, जो कि उस पंप का वास्तविक मूल्य हो। तो अधिकतम सहायता थी 16,875 रुपये। कुआं निर्माण के व्यय पर 50% दे था, यानी कि कुआं निर्माण पर जो व्यय होना है उसका सिर्फ आधा खर्चा आपको उठाना था, शेष खर्चा जो है सरकार उठाती। ये खर्चा जो है अधिकतम 22,500 रुपये तक हो सकती थी। अगला है सूक्ष्म सिंचाई योजना। ये चालू की गई थी 2013-14 में। इसके अंतर्गत लघु सीमांत एवं अन्य कृषक जो छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले से संबंधित हों उनको स्प्रिंकल द्वारा सिंचाई के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करानी थी। इसमें लघु सीमांत जो किसान हैं उनको 70% सब्सिडी दी जानी थी, यानी उनको सिर्फ 30% ही खर्चा व्यय करना था। इस 70% सब्सिडी में से 33% केंद्र द्वारा वहन किया जाना था और 37% राज्य द्वारा। लघु और सीमांत किसानों के अलावा जो अन्य कृषक हैं, जो बड़े किसान हैं, उनको 50% का खर्चा स्वयं वहन करना था, 50% सब्सिडी थी और इस सब्सिडी में 27% केंद्र वहन करना और राज्य 23% वहन करता है। ये डेटा इंपॉर्टेंट्स हैं। लघु सीमांत किसानों को 70% छूट, जिसमें 33% केंद्र वहन करता है और 37% राज्य। अन्य कृषकों में को 50% छूट है या फिर 50% सब्सिडी है, जिसमें 27% केंद्र वहन करता है और 23% राज्य। उसके बाद है सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र विस्तार योजना। इसमें आपको सिर्फ ये याद रखना है कि इस योजना के अंतर्गत कौन कौन सी योजनाएं सम्मिलित हैं। तो इसके अंतर्गत जो है 7 योजनाएं सम्मिलित हैं, इनके नाम याद रखिए। पहला शाकंभरी योजना, दूसरा किसान समृद्धि योजना, तीसरा लघु सिंचाई योजना,
जिसके अंतर्गत नलकूप दिए जाते हैं। चौथा, लघुत्तम सिंचाई योजना, जिसके अंतर्गत तालाब खुदवाए जाते हैं। फिर हरित क्रांति योजना, जिसके अंतर्गत तालाब और चेक डैम्स बनाए जाते हैं। फिर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जिसके अंतर्गत चेक डैम्स बनाए जाते हैं। और TRFA, जिसके अंतर्गत भी चेक डैम्स बनाए जाते हैं। तो ये 7 योजनाएं आपको याद रखनी है। ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र विस्तार योजना। जो मंडी निरीक्षक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये हो सकता है महत्वपूर्ण ना हो, लेकिन जो CGPSC के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं। फिर सूरज धारा योजना, एक लाइन में सिर्फ ये याद रखिए कि सूरज धारा जो योजना है वो बीजों की अदला बदली से संबंधित है। यानी आप पुराने बीज या आपके पास जो बीज है वो सरकार को दीजिए और उनके बदले सरकार आपको उन्नत बीज उपलब्ध कराएगी। तो सूरज धारा योजना बीजों की अदला बदली से संबंधित है। किसान समृद्धि योजना प्रारंभ किया गया था 2002 से। पहले इसका नाम था इंदिरा खेत गंगा योजना। किनके लिए है? यह है वृष्टि छाया क्षेत्र में बोर और पंप उपलब्ध कराना। वृष्टि छाया क्षेत्र में छत्तीसगढ़ से कवर्धा जिला आता है, जहां पर बारिश कम होती है। ऐसे क्षेत्र में बोर और साथ ही पंप के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, ये था किसान समृद्धि योजना। सौर सुजला योजना, जैसा नाम से पता चल रहा है सौर यानी सोलर बैटरी से रिलेटेड है। सौर सुजला योजना प्रारंभ की गई थी 1 नवंबर 2016 में। इसमें सोलर पंप और साथ ही बोरवेल, इसका जो खर्च है इसके लिए वित्तीय सहायता सरकार उपलब्ध कराती है इस योजना के अंतर्गत। और जो क्रेडा है, अक्षय ऊर्जा के लिए जो एजेंसी है, वो इसकी कार्यान्वयन एजेंसी है। इसमें अनुदान महत्वपूर्ण है। तो 3 HP तक का पंप यदि आप लेते हैं तो ST/SC को सिर्फ 7,000 खर्च उठाना पड़ता है। ये खर्च की बात हो रही है, ये अनुदान की बात नहीं है यहाँ पर। कि अगर आप ST/SC कैटेगरी हैं और 3 HP तक का पंप ले रहे हैं तो आपको सिर्फ 7,000 देना पड़ेगा और आपको पंप और जो बोरवेल है यानी उसकी खुदाई वो आपको मिल जाएगी। यानी खुदाई प्लस पंप के साथ आपको खर्च पड़ेगा सिर्फ 7,000। पिछड़ा वर्ग के लिए ये 12,000 है और जनरल के लिए सिर्फ 18,000 है। अगर पंप 5 HP से अधिक का है तब ST/SC को उठाना पड़ेगा 10,000 का खर्चा, OBC को 15,000 का और जनरल को 20,000 का। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। सौर सुजला योजना 3 HP से पंप के लिए ST/SC को सिर्फ 7,000, OBC को 12,000 और जनरल को 18,000 का खर्चा है। और 5 HP के पंप के लिए ST/SC को 10,000, OBC को 15,000 और जनरल को 20,000 का खर्चा है। फिर अगला है बीज बैंक योजना। कब प्रारंभ किया गया था? 2007-8 में। ये भी सूरज धारा योजना की तरह ही है। सामान्य बीज के बदले प्रामाणिक बीज जो है प्रदान किया जाता है। कम्युनिटी फेंसिंग योजना, जैसा नाम से पता चल रहा है, फेंसिंग यानी कि बाड़ी बनाया जाना जानवर आदि से फसलों की सुरक्षा के लिए। तो ये उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाया गया है। याद रखेंगे, उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देने के लिए कम्युनिटी फेंसिंग योजना प्रारंभ की गई। कब से? 2016-17 से। फिर है राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम, 5 मई 2005 से प्रारंभ की गई थी। छत्तीसगढ़ के 19 जिलों में लागू है। इसके अंतर्गत क्या क्या कार्य हैं वो महत्वपूर्ण है। तो पहला है हाईटेक नर्सरी का निर्माण, दूसरा लघु नर्सरी का विकास, तीसरा सामुदायिक जल स्रोतों का विकास, चौथा नर्सरी अवसंरचना का निर्माण और पांचवा सब्जी एवं मसाला बीजों का उत्पादन। प्रश्न क्या पूछता है? प्रश्न पूछता है कि राष्ट्रीय बागवानी के मिशन के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या क्या कार्य जो हैं शामिल हैं या सम्मिलित हैं।
तो आपको ये पांचों कार्य याद होने चाहिए। हाईटेक नर्सरी का निर्माण, लघु नर्सरी का निर्माण, सामुदायिक जल स्रोतों का विकास, नर्सरी अवसंरचना या फिर अधोसंरचना का निर्माण, सब्जी एवं मसाला बीज का उत्पादन। अगला है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जो कि 2007-8 में प्रारंभ की गई थी। इसके अंतर्गत भी आपको यही याद रखना है कि क्या क्या चीजें आती है। तो उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला, ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत है इनका निर्माण। कृषि यंत्र परीक्षण प्रयोगशाला, मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, बायोपेस्ट गुण नियंत्रण प्रयोगशाला, बीज परीक्षण प्रयोगशाला, पौध संरक्षण गुण नियंत्रक प्रयोगशाला, बीज गुण नियंत्रक प्रयोगशाला और पौध संरक्षण गुण नियंत्रक प्रयोगशाला, यानी जितने भी प्रकार की प्रयोगशालाएं हैं कृषि से संबंधित, वो सब हैं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत। अगला है कृषक जीवन ज्योति योजना। इसके बारे में पीएससी में प्रश्न पूछ चुका है। प्रारंभ किया गया था 2 अक्टूबर 2009 को। इसमें 3 एचपी पंप तक के लिए साल भर में 6000 यूनिट का बिजली आपको मुफ्त प्रदान किया जाता है, यानी 6000 यूनिट तक आपको बिजली बिल में छूट है। और 3 से 5 एचपी के पंप के लिए 7500 यूनिट प्रति वर्ष। याद रखेंगे, कृषक जीवन ज्योति योजना 2 अक्टूबर 2009 में प्रारंभ हुई। 3 एचपी तक के पंप के लिए 6000 यूनिट पर ईयर और 3 से लेकर 5 एचपी के पंप के लिए 7500 यूनिट पर ईयर मुफ्त है। अगला है किसान शॉपिंग मॉल। सिर्फ ये याद रखिए कि पहला जो है खुला था किसान शॉपिंग मॉल वो था राजनांदगांव में और दूसरा किसान शॉपिंग मॉल महासमुंद में। अगला है राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना। प्रारंभ की गई थी 14 अप्रैल 2016 को। राज्य की लगभग 500 से अधिक मंडियों को इसमें जोड़ा जा रहा था। इसमें छत्तीसगढ़ से 14 मंडियां शामिल थीं। वो हैं राजनांदगांव, कवर्धा, भाटापारा, कुरुद और नवापारा। ये मंडियां हैं 5 मंडियां जो प्रथम चरण में जोड़ी गई और द्वितीय चरण में रायपुर, दुर्ग, धमतरी, बिलासपुर, जगदलपुर, राजिम, बालोद, मुंगेली और रायगढ़, ये 9 मंडियां जोड़ी गईं। राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़े जाने के पश्चात ये मंडियां जो हैं ऑनलाइन हो जाएंगी। इन मंडियों से ऑनलाइन क्रय विक्रय किया जा सकता है। अंतिम है गोधन न्याय योजना, महत्वपूर्ण है। प्रारंभ किया गया था हरेली के दिन 20 जुलाई 2020 को। इसके अंतर्गत सुराजी ग्राम योजना के अंतर्गत जो गौठान निर्मित किए गए हैं, उन गौठान समितियों के द्वारा 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से कच्चे गोबर की खरीदी की जाएगी और उसके पश्चात जो वर्मी कंपोस्ट तैयार होगा उसे 8 रुपया प्रति किलो की दर से बेचा जा रहा है। डेट याद रखेंगे, कब प्रारंभ किया गया था? हरेली के दिन 20 जुलाई 2020 में। तो ये हमने देखे छत्तीसगढ़ में कृषि एवं उससे संबद्ध सेवाओं से संबंधित कुछ सरकारी योजनाएं। अवांछित कारणों से फसलों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए 2016 से राष्ट्रीय फसल बीमा योजना चालू है। प्रश्न सामान्यतः इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि किन किन कंडीशंस में क्षतिपूर्ति जो है यानी इस बीमा का क्लेम मिल सकता है और किस किस कंडीशन में नहीं मिल सकता। तो क्षतिपूर्ति की पात्रता हम देख लेते हैं किस किस कंडीशंस में होती हैं। ऐसे सामान्यतः 5 केस हैं। पहला, बुआई का फेल हो जाना। दूसरा, फसल की अवधि में नुकसान, यानी कि फसल जब खड़ी हुई हो खेत में उस अवधि में अगर कोई नुकसान हो जाता है। तीसरा, स्थानीय आपदा में क्षति, उस क्षेत्र में अगर कोई आपदा आई हो और फसल को नुकसान हो। चौथा,
कटाई के पश्चात खेत में रखे फसल का नुकसान, यानी कटाई के पश्चात फसल जो है खेत में रखी हो सूखने के लिए और उस दौरान बारिश वगैरह हो जाए, आंधी वांधी वगैरह आए और उसके कारण नुकसान हो जाए तब। और पांचवा, पैदावार के आधार पर व्यापक क्षति, यानी पैदावार इतनी कम हो कि आपका लागत भी ना निकले, उस कंडीशंस में भी फसल बीमा योजना का लाभ मिलता है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो जो है आपकी परीक्षा की तैयारी में मदद करेगा। और सामान्यतः इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन जो हैं पूछे ही जाते हैं, इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से तैयारी करिए, अच्छे से याद करिए। ज़रूरत पड़े तो वीडियो को पॉज करिए, ज़रूरत पड़े तो नोट्स बनाइए, लेकिन इसकी तैयारी अच्छे से करिए। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा है। इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल कॉम्पिटिटर्स क्लब को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।